नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? देखिए, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त तरीके से पढ़ रहे होंगे। देखिए, भारत के भूगोल में हम उत्तर भारत का विशाल मैदान पढ़ रहे थे और उत्तर भारत के विशाल मैदान में हम पढ़ रहे हैं गंगा का मैदान। और लास्ट वीडियो में हमने गंगा के मैदान के बारे में समझा भी था। जो लास्ट वीडियो में हमने जहाँ पर ख़त्म किया था उससे आगे हम आज कंटिन्यू करने वाले हैं और ये गंगा के मैदान के ऊपर ये पार्ट 2 होने वाला है। तो अभी तक हम क्या समझ चुके हैं पहले वो देख लेते हैं और फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए, गंगा के मैदान को हमने उच्चावचों के आधार पर यानी कि स्थलाकृति के आधार पर 3 भागों में बांटा था। ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और निचला गंगा का मैदान। ऊपरी गंगा के मैदान को भी 3 हिस्सों में विभाजित किया गया है, 3 भागों में बांटा गया है। रोहिलखंड का मैदान, गंगा यमुना दोआब और चंबल के बीहड़। ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, एक एक हम पढ़ चुके हैं। फिर हमने पढ़ा मध्य गंगा के मैदान के बारे में। मध्य गंगा के मैदान की कुछ विशेषताएं देखी। फिर आगे देखा कि मध्य गंगा के मैदान को भी 3 भागों में बांटा गया है। अवध का मैदान, जो कि हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। और आज हम पढ़ने वाले मिथिला का मैदान, मगध का मैदान और फिर हम लास्ट में देखेंगे निचला गंगा का मैदान। तो ये सारी चीज़ें आज हमको पढ़नी है। तो मध्य गंगा के मैदान में आपको याद होगा कि मध्य गंगा का जो मैदान है वो घाघरा से लेकर के महानंदा नदी के बीच में विस्तृत है। उत्तर प्रदेश और बिहार में विस्तृत है, राज्यों की अगर बात करें, ठीक है। और गंगा के तीनों क्षेत्रों में सबसे बड़ा क्षेत्र है, 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसको 3 भागों में बांटा गया था। अवध का मैदान हम पढ़ चुके हैं। अवध के मैदान के बारे में हमने देखा कि उत्तर प्रदेश के मध्य पूर्व भाग में है। घाघरा और गोमती नदी यहाँ पर प्रवाहित होती हैं। प्राचीन जो कौशल महाजनपद था वो यहीं पर था, ठीक है। वर्तमान में लखनऊ, कानपुर, रायबरेली, अयोध्या जैसे प्रसिद्ध नगर यहाँ पर बसे हुए हैं। अत्यधिक उपजाऊ मैदान है, तो यहाँ पर चावल, गेहूँ इन सब की खेती की जाती है। उसके बाद हमको पढ़ना है अब मिथिला का मैदान। तो आज की हमारी पहली हेडिंग रहेगी मिथिला का मैदान। तो मिथिला का मैदान है कहाँ पर, लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट मैदान है, तो आपको पता होना चाहिए कि बिहार के उत्तरी जो भाग है वहाँ पर ये विस्तृत है। तो ज़्यादातर विस्तार इसका बिहार में ही है, लेकिन बिहार के अलावा नेपाल के तराई क्षेत्र में भी है, वहाँ तक भी विस्तृत है। मैप में देखेंगे तो ये अपना बिहार है, यहाँ पर है बिहार, इस प्रकार से, ठीक है। और ये यहाँ पर नेपाल की सीमा आ जाती है, तो थोड़ा बहुत ये नेपाल के तराई क्षेत्र में भी फैला हुआ है मिथिला का मैदान। यहाँ पर गंडक और कोसी दो महत्वपूर्ण नदियाँ प्रवाहित होती हैं। तो गंडक और कोसी नदी ने मिलकर के मिथिला के मैदान का निर्माण किया है। चंपारण, पूर्णिया, मुजफ्फरनगर, बेगूसराय जैसे शहर यहाँ पर अवस्थित है। ये भी जो मैदान है वो पिछले मैदानों की तरह ये भी क्या है, उपजाऊ मैदान है। तो यहाँ भी चावल, गेहूँ इन सब की खेती यहाँ पर की जाती है। हिंदू पौराणिक कथाओं की अगर बात करें तो भगवान श्री राम की पत्नी जो सीता माता है उनका जन्म स्थान यहीं पर था, ठीक है। तो वो मिथिला से ही थी, तो मिथिला सीता माता का जन्म स्थान है। मिथिला अपनी विशिष्ट कला के लिए प्रसिद्ध रहा है। प्राचीन समय में भी वो प्रसिद्ध था और आज भी अपनी विशिष्ट कला के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ की जो विशिष्ट कला है वो है एक पेंटिंग, और पेंटिंग का नाम है मधुबनी पेंटिंग। तो मधुबनी पेंटिंग अगर एग्जाम में पूछा जाए कि मधुबनी पेंटिंग कहाँ की प्रसिद्ध है, तो मिथिला की। अगर मिथिला ना दिया हुआ हो तो वहाँ पर बिहार ऑप्शन में होगा। तो मिथिला ऑप्शन में है तो मिथिला आपको टिक करना है, मिथिला नहीं है तो बिहार, ठीक है। क्योंकि बिहार में ही है मिथिला। जो मिथिला का मैदान है वो बिहार में ही विस्तृत है। तो मधुबनी पेंटिंग कहाँ की प्रसिद्ध है, बिहार की प्रसिद्ध है। मैदान पूछ ले, क्षेत्र पूछ ले, तो मिथिला की प्रसिद्ध है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा। देखिए, मिथिला का जो मैदान है यहाँ पर नदियों का विसर्पण पाया जाता है। विसर्पण क्या है, जैसे कोई नदी इस प्रकार से प्रवाहित हो रही है, कुछ समय बाद या 10 साल बाद, 20 साल बाद, ठीक है, 50 साल बाद, 100 साल बाद, ये जो नदी है वो अपना मार्ग परिवर्तित कर लेगी, कुछ इस प्रकार से बहने लगेगी। तो नदी द्वारा अपना मार्ग परिवर्तित करने की जो प्रक्रिया है उसी को हम बोलते हैं विसर्पण। तो यहाँ पर नदियों का विसर्पण देखने को मिलता है। एक इंपॉर्टेंट नदी है कोसी नदी। देखिए, नदियों के बारे में हम नदी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे पूरा डिटेल से कि कौन सी नदी कहाँ से प्रवाहित होती है, उसकी सहायक नदियाँ क्या हैं, उस पर कौन से बांध बनाए गए हैं। तो नदियों के बारे में हम
नदी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे। अगर यहाँ हम नदी पढ़ने बैठ गए तो फिर जो मैदान है उसको तो हम भूल ही जाएंगे। तो जो कोसी नदी है, कोसी नदी बिहार में अपना जो मार्ग है वो बहुत ज़्यादा परिवर्तित करती है, मिथिला के मैदान में अपना मार्ग बहुत ज़्यादा परिवर्तित करती है। तो इसलिए इसको यहाँ पर बिहार का शोक कहा जाता है। एग्जाम में कई बार पूछा गया है, छोटी लेवल की एग्जाम में तो बिल्कुल सीधा सीधा फैक्ट पूछ लिया जाता है कि बिहार का शोक निम्नलिखित में से किस नदी को कहा जाता है, तो कोसी नदी। ठीक है। अब इसको बिहार का शोक क्यों कहते हैं? क्योंकि ये नदी अपना मार्ग परिवर्तित करती रहती है। तो कईयों के घर उजड़ जाते हैं, कईयों के खेत उजड़ जाते हैं, तो उनको फिर दुख होता है और दुख को व्यक्त करने के लिए शोक मनाया जाता है। तो इसीलिए कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो मिथिला के मैदान के बारे में आपने अभी तक पढ़ा है कि इसका विस्तार कहाँ पर है, कौन कौन सी नदियां यहाँ पर प्रवाहित होती है। दो इंपॉर्टेंट नदियां हैं, गंडक और कोसी। कोसी नदी बहुत ज़्यादा अपना मार्ग परिवर्तित करती है, इसलिए इसको बिहार का शोक कहा जाता है, इंपॉर्टेंट नदी है। मिथिला अपनी पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है, और यहाँ पर जो पेंटिंग बनाई जाती है वो है मधुबनी पेंटिंग। तो मधुबनी पेंटिंग के लिए कौन प्रसिद्ध है? मिथिला। मिथिला ना दिया हुआ ऑप्शन में तो राज्य बिहार। ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए मिथिला के मैदान के बारे में। मिथिला के बाद नेक्स्ट नंबर आता है अपना अवध का, सॉरी, अवध का मैदान तो पढ़ ही लिया था हमने पहले ही। मिथिला के बाद में पढ़ेंगे अपन मगध का मैदान। तो तीसरा मैदान है अपना मध्य गंगा के मैदान में, ये तीसरा उप भाग है उसका, मगध का मैदान। विस्तार देखेंगे तो ये भी बिहार में विस्तृत है। ठीक है, मुख्यतः बिहार में है। ऐसा नहीं है कि बिहार में ही है, आसपास के राज्य में भी फैला हुआ है, लेकिन ज्यादातर विस्तार इसका बिहार में ही देखने को मिलेगा। गंगा नदी के दक्षिण में है, जैसे यहाँ पर गंगा नदी प्रवाहित हो रही है, तो गंगा नदी के दक्षिण वाले क्षेत्र में यहाँ पर है, बिहार वाले क्षेत्र में मगध का मैदान। ठीक। यहाँ पर तीन महत्वपूर्ण नदियां प्रवाहित होती है, सोन नदी, फल्गु नदी, उत्तरी कोयले नदी। ये किसकी सहायक नदी है, कहाँ से निकलती है, कहाँ पर जाकर के किस में मिल जाती है, ये सारी चीजें हम नदी वाले चैप्टर में बात करेंगे। तो नदियों के बारे में नदी वाले चैप्टर में ही पढ़ेंगे। अभी के लिए सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि मगध के मैदान में सोन नदी प्रवाहित होती है, मगध के मैदान में उत्तरी कोयला नदी प्रवाहित होती है। ठीक। मगध का जो मैदान है वो अपेक्षाकृत कम उपजाऊ है। मगध के मैदान से पहले जो भी हमने मैदान पढ़े हैं वो अपेक्षाकृत ज्यादा उपजाऊ मैदान है। क्यों है? क्योंकि उनकी लोकेशन आप देखेंगे तो अभी तक जो भी हमने मैदान पढ़े हैं वो गंगा नदी के उत्तर में है। ठीक है, रोहिलखंड उत्तर में था, गंगा यमुना दोआब दो नदियों के बीच में था। ठीक है, उसके बाद अवध का मैदान पड़ा, मिथिला का मैदान पड़ा, तो वो सारे क्या है, गंगा नदी के उत्तर में है। गंगा नदी के दक्षिण में है, उनको पानी कम मिलता है, वहां पर छोटी नदियां कम है। उत्तर में देखेंगे तो वहां पर छोटी छोटी नदियां बहुत ज्यादा हैं, तो इसलिए वो मैदान ज्यादा उपजाऊ है। नीचे वाले मैदान कम उपजाऊ है क्योंकि वहां पर छोटी नदियां कम है। तो जैसे चंबल के बीहड़ की हमने बात की, तो चंबल का बीहड़ पूरा अपर्दित क्षेत्र है। ठीक है, मगध के मैदान की बात की तो मगध का मैदान भी उपजाऊ है, लेकिन उनकी अपेक्षा कम है जो उत्तर में है, तो ये थोड़ा कम उपजाऊ है पहले वाले की अपेक्षा। जो मगध का मैदान है, यहाँ पर प्राचीन समय में एक महाजनपद हुआ था, उसका नाम था मगध। तो मगध महाजनपद यहीं पर फला फूला था। ठीक है, तो मैप में आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो पूरा क्षेत्र है ये मगध महाजनपद का है। तो प्राचीन समय में मगध महाजनपद यहीं पर विकसित हुआ था। और मगध की राजधानी क्या थी? मगध महाजनपद की राजधानी थी पाटलिपुत्र। तो जो पाटलिपुत्र है, वर्तमान में जो पटना शहर है, वो पहले पाटलिपुत्र हुआ करता था बहुत प्राचीन समय में। तो पाटलिपुत्र के अवशेष जो हमको मिले हैं वो पटना से मिले हैं, और पटना बिहार की राजधानी है, मगध की राजधानी पाटलिपुत्र रहा करती थी। तो मगध और बिहार का संबंध बहुत पुराना है। मगध का उल्लेख, जो सबसे पहला जो हमको उल्लेख मिलता है वो अथर्व वेद में मिलता है, यानी कि मगध का उल्लेख वेदों में भी है। ठीक है। प्राचीन भारत के इतिहास में हम जब महाजनपद पढ़ेंगे तो महाजनपद में
हम पढ़ेंगे कि इनका उल्लेख यानी कि इनके जो अध्ययन के स्रोत हैं वो क्या क्या है, इनका उल्लेख हमको कहाँ कहाँ पर मिलता है। तो वहाँ पर हम देखेंगे कि जो महाजनपद है उनका उल्लेख वेदों में भी मिलता है। मगध इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और ज्योग्राफी में एक मगध का मैदान आता है, इसलिए थोड़ा सा हमारे लिए यहाँ पर मगध इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मगध का जो उल्लेख, पहला जो उल्लेख मिलता है वो अथर्ववेद में मिलता है। ठीक है। 16 महाजनपदों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली था। तो सबसे ज्यादा शक्तिशाली था, तो धीरे धीरे इन्होंने जो 15 महाजनपद थे उनको अपने अंदर विलीन कर दिया, उनको समाप्त कर दिया। ठीक है। और फिर आगे जाकर के कालांतर में ये मौर्य साम्राज्य बना यहाँ पर। ठीक। तो ये थोड़ी थोड़ी चीजें आपको ध्यान रखनी है, ज्यादा डीप में नहीं जाना है, ज्यादा डीप में हम हिस्ट्री में अध्ययन करेंगे। तो मगध के मैदान की लोकेशन आपको इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होनी चाहिए, पूछ ली जाएगी। और यहाँ पर कौन सी नदियाँ प्रवाहित होती है वो पूछ ली जाएंगी, वो थोड़ा सा आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा जो मध्य गंगा का मैदान है वो पूरा कंप्लीट होता है। मध्य गंगा के मैदान में सबसे पहले हमने अवध का मैदान पढ़ा जो कि उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद मिथिला का मैदान पढ़ा जो कि बिहार में फैला हुआ है। फिर हमने मगध का मैदान पढ़ा, ये भी बिहार में फैला हुआ है। तो मध्य गंगा के मैदान में 3 छोटे छोटे मैदान हमने पढ़े हैं। नेक्स्ट हमारा जो गंगा नदी का तीसरा जो विभाजन किया गया था वो था निचला मैदान, गंगा नदी का निचला मैदान या निचला गंगा का मैदान। ठीक है, कैसे भी बोले आप, बस आपको याद होना चाहिए कि हम गंगा नदी के ये जो लास्ट वाला जो भाग है इस मैदान की हम बात कर रहे हैं। ठीक। गंगा नदी का निचला मैदान बोलो या निचली गंगा का मैदान बोलो या निचला गंगा का मैदान बोलो, कैसे भी बोलो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हम कौन से क्षेत्र की बात करने वाले हैं। निचला गंगा का मैदान लो लैंड है। लो लैंड का मतलब ये निम्न भूमि है। निम्न भूमि का मतलब इसकी ढलान कम है, ये पूरी समतल है यहाँ पर। और आप देखेंगे कि यहाँ पर गंगा नदी बांग्लादेश से आगे निकलती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये जो गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है उस समय इसका ढलान जो इस क्षेत्र का पूरा ढलान कम होता है। तो यहाँ पर जो अवसादों के जमाव बहुत ज़्यादा मात्रा में किए जाते हैं और एक डेल्टा का निर्माण किया जाता है यहाँ पर गंगा नदी द्वारा। ठीक है। तो निचले गंगा मैदान अवस्थिति देखेंगे तो बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल। बांग्लादेश हमारा कोई काम का नहीं है चूंकि हम भारत में रह रहे, तो भारत में पश्चिम बंगाल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर बात की जाए, ये पूछा जाए कि निचली गंगा का मैदान भारत में कहाँ पर विस्तृत है, तो पश्चिम बंगाल में। वैसे बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल दोनों में है। निचली गंगा के मैदान का निर्माण कौन सी नदियों ने किया था, तो गंगा नदी और उसकी एक वितरिका है हुगली नदी। देखिए सहायक नदी अलग होती है, वितरिकाएं अलग होती हैं, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे एक ये मुख्य नदी है कोई भी, इसी को गंगा नदी मान लेते हैं। अगर गंगा नदी में कोई नदी आकर के गिरती है तो उसको तो हम बोलते हैं सहायक नदी। अगर गंगा नदी से या मुख्य नदी से कोई नदी बाहर निकलती है तो उसको बोलते हैं उपशाखा या वितरिका। तो जो हुगली नदी है वो वितरिका है, वो सहायक नदी नहीं है। निचली गंगा का मैदान बहुत ज़्यादा उपजाऊ है, समतल है, यहाँ पर गेहूं चावल इन सब की यहाँ पर भी खेती की जाती है। भौगोलिक दृष्टि से इस मैदान को भी 2 उपभागों में विभाजित किया गया है। दोनों भाग कौन कौन से, एक है सुंदरवन का डेल्टा, एक है राढ़ का मैदान। तो राढ़ का मैदान और सुंदरवन का डेल्टा दोनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सुंदरवन का डेल्टा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों है वो अभी हम आगे पढ़ेंगे। क्योंकि सुंदरवन का जो डेल्टा है वो पूरे विश्व में सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। पहली चीज तो ये आपको ये ध्यान रखनी है, कैसा डेल्टा है, नदी डेल्टा है, और वो भी पूरे विश्व में सबसे बड़ा है। कहाँ पर पाया जाता है, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में विस्तृत है। तो ये है बांग्लादेश। ठीक है, पूरा यहाँ तक। और इधर है हमारा पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में विस्तृत है। पश्चिम बंगाल में इसका विस्तार थोड़ा कम है, बांग्लादेश में ये ज़्यादा विस्तृत है। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण हुगली और मेघना नदी द्वारा किया गया है। अब ये मेघना नदी बीच में कहाँ से आ गई, देखिए जो गंगा नदी है उसको बांग्लादेश में मेघना के नाम से जाना जाता है ये गंगा नदी ही। जब इसमें ब्रह्मपुत्र नदी आकर के मिल जाती है तो फिर ये आगे मेघना नदी के नाम से जानी जाती है। इसको जमुना भी कहा जाता है, वहां पर मेघना भी कहा जाता है, तो ये इसी के नाम है, गंगा के ही नाम है सारे। तो
तो मेघना जब गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में मिलती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो उससे जस्ट पहले इसको मेघना के नाम से जाना जाता है। और थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो इसी को जमुना के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, तो जमुना मेघना बांग्लादेश में गंगा नदी को कहा जाता है। तो सुंदरवन डेल्टा का निर्माण है किन नदियों ने किया है? अगर यही ऑप्शन क्वेश्चन आ जाए और ऑप्शन में हो हुगली नदी और जमुना नदी, और वहां पर गंगा ऑप्शन में ना हो, तो आपको ध्यान में रखना है जमुना ही क्या है, गंगा है। और जमुना ना हो, मेघना हो, तो ये भी ध्यान रखना है कि गंगा ही मेघना है। हुगली वितरिका है, सहायक नदी नहीं है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, कई लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, कई बार क्या होता है कि एग्जाम में सहायक नदियों के ऑर्डर पूछ लेता है, या ऐसे पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी है, और वहां पर हुगली ऑप्शन में हो तो आप हुगली पे टिक लगाएंगे, लेकिन नहीं, हुगली सहायक नदी नहीं है। सुंदरवन का डेल्टा, इसको 1987 में विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसको घोषित किया गया 1987 में यूनेस्को द्वारा। और ये विश्व का पहला ऐसा डेल्टा है जहां पर टाइगर पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो टाइगर पाए जाते हैं उनको हम बोलते हैं बंगाल टाइगर। तो पूरे भारत में बंगाल टाइगर कहाँ पर पाए जाते हैं? सुंदरवन के डेल्टा में ही पाए जाते हैं। सुंदरवन के डेल्टा में जो वन पाए जाते हैं उनको मैग्रोव वन कहा जाता है, या जो वनस्पति पाई जाती है उनको मैग्रोव वनस्पति कही जाती है। तो मैग्रोव वनस्पति क्या होती है? तो वनस्पति वाले चैप्टर में हम वनस्पतियों के बारे में समझेंगे, लेकिन अभी के लिए थोड़ा सा आपको ये याद रखना है कि जो दलदली क्षेत्र होते हैं, जो खारे पानी वाले क्षेत्र होते हैं, वहां पर जो वनस्पति पनपती है उनको हम मैग्रोव वनस्पति बोलते हैं। तो मैग्रोव वन क्या होते हैं? दलदली और खारे पानी में उगने वाले वन मैग्रोव वन कहलाते हैं। इतना सो आपको थोड़ा सा अभी के लिए इतना ही याद रखना है। बाकी डिटेल में यहाँ पर कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, उनकी क्या विशेषताएं हैं, वो सारी हम वनस्पति वाले चैप्टर में अध्ययन करेंगे। विश्व का एकमात्र नदी डेल्टा जहां पर बाघ पाए जाते हैं। तो घुमाकर अगर क्वेश्चन पूछ ले कि विश्व का एकमात्र डेल्टा जहां पर बाघ पाए जाते हैं, जहां पर टाइगर पाए जाते हैं, तो सुंदरवन डेल्टा। विश्व में कोई ऐसा डेल्टा नहीं है जहां पर टाइगर पाए जाते हो, एकमात्र डेल्टा है सुंदरवन डेल्टा। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है, नदी डेल्टा निर्माण कौन करता है? गंगा नदी या हुगली या मेघना। ठीक है, तो सुंदरवन डेल्टा के बारे में ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगली स्लाइड में यहाँ पर लिखा गया है कि सुंदरवन डेल्टा में सुंदरी वृक्ष ज्यादा पाए जाते हैं, इसीलिए इस वन को या इस डेल्टा को सुंदरवन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? सुंदरी वन, सुंदरी वृक्ष। ठीक है, तो इस प्रकार के पेड़ होते हैं सुंदरी वृक्ष। आपको याद होगा जब हमने उत्तर भारत का विशाल मैदान शुरू में स्टार्ट किया था, और वहां पर हमने उत्तर भारत के विशाल मैदान का ऊर्ध्वाधर विभाजन देखा था, और ऊर्ध्वाधर विभाजन में हमने बाबर पढ़ा। ठीक है, भाबर क्षेत्र पढ़ा, तराई क्षेत्र, बांगर और खादर। बाद में हमने डेल्टाई क्षेत्र के बारे में भी अध्ययन किया था। तो डेल्टाई क्षेत्र में हमने देखा था कि डेल्टा के क्षेत्र में जो उच्च भूमि पाई जाती है उसको क्या बोलते हैं? चार्स बोलते हैं, और जो निम्न भूमि पाई जाती है उसको क्या बोलते हैं? बील्स बोलते हैं। ये पढ़ा था ना पहले। यही चीज यहाँ पर लिखी गई है, तो घुमा फिरा करके वही चीज यहाँ पर लिखी गई है कि जल युक्त गर्त, डेल्टाई क्षेत्र में जो जल युक्त गर्त, यानी कि ऐसे गड्ढे जिनमें जल भरा हुआ होता है, यानी कि वो दलदली होते हैं, तो उनको बिल कहा गया है। और इसके आगे ऐसे लगा देंगे तो बिल्स, यानी कि बहुत सारे बिल, तो बिल्स कहलाएंगे। ठीक है, तो चीजें सेम है लेकिन लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग हो गया है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। टीले नुमा आकृति यानी कि उच्च भूमि, टीला ऊंची तो होता है, तो टीले नुमा आकृति को क्या बोला जाता है? चर। अंग्रेजी में देखेंगे तो चार्स, CHARS है। तो चार्स को इस प्रकार से हिंदी में भी लिख दिया जाता है, चार्स। और अगर चार्स ना लिखा हो वहां पर, अगर चर लिखा हो तो कंफ्यूजन नहीं होना है। चार्स या चर्स एक ही बात है। ये टीले नुमा आकृति होती है जो डेल्टाई क्षेत्रों में पाई जाती है। कौन से क्षेत्रों में? सिर्फ डेल्टाई क्षेत्रों में पाई जाती है। अब ये टीले नुमा आकृति जो होती है
ये सामान्यतः जहाँ पर जल होता है उससे थोड़ी ऊपर होती हैं, तो इन पर मानव का अधिवास भी पाया जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकता है कि डेल्टाई क्षेत्रों में जहाँ पर मानव का अधिवास पाया जाता है उनको किस नाम से जाना जाता है? तो चर्च के नाम से या चर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो टीलेनुमा आकृति पर मानव अपना, यहाँ यहाँ की जो स्थानीय जनजाति है वो अपना यहाँ पर अधिवास बना लेती है, घर वगैरह बना लेती है। ठीक है, घर भी कच्चे होते हैं। समुद्र के किनारे डेल्टाई क्षेत्रों में पक्के घर नहीं बनाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक तो जो चक्रवात है वो बहुत ज़्यादा आते रहते हैं। ठीक है, और बारिश के समय में नदियाँ उफान पर आती हैं, तो फिर बाढ़ वगैरह भी आती रहती है। एक ये सुंदरवन डेल्टा, यहाँ पर खारा पानी पाया जाता है, तो पीने की समस्या भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। सुंदरवन डेल्टा के मुहाने पर दो द्वीप हैं, एक गंगा सागर द्वीप, एक न्यू मूर द्वीप है। तो अभी के लिए आपको इनकी लोकेशन ध्यान रखनी है। गंगा सागर द्वीप और न्यू मूर द्वीप कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी में। सुंदरवन डेल्टा के जस्ट थोड़े से आगे हैं। अब ये कई बार बहुत बार न्यूज में रहते हैं। बांग्लादेश बोलता है कि ये हमारे हैं, भारत बोलता है कि ये हमारे द्वीप है। इन द्वीपों को लेकर के दोनों में कई बार मतभेद होता है, और वो भी न्यू मूर द्वीप को लेकर के दोनों आपस में झगड़ते रहते हैं। ठीक है, गंगा सागर द्वीप ये तो पश्चिम बंगाल के जस्ट सामने है, तो ये तो भारत का है। लेकिन न्यू मूर द्वीप जो है वो बांग्लादेश के थोड़ा सा सामने है, तो बांग्लादेश इस पर अपना दावा करता है। ठीक है, लेकिन भारत मानता है कि चूंकि गंगा नदी का हमारा पुराना संबंध रहा है। ठीक है, और बांग्लादेश भी पहले कभी भारत का हिस्सा हुआ करता था, भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा था। तो भारत इस पर दावा करता है कि न्यू मूर द्वीप हमारा है। हाल ही के समय में यहाँ पर मानव अधिवास बसाया गया है, यहाँ पर जनसंख्या को बसाया गया है। पहले यहाँ पर बाढ़ वगैरह आती थी, लेकिन सरकार ने कुछ कार्यक्रम चालू करके यहाँ पर मानव का अधिवास किया है। तो इसलिए ये जो द्वीप है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रह जाता है, और बहुत बार एग्जाम में पूछ भी लेता है कि न्यू मूर द्वीप निम्नलिखित में से कौन से सागर में कहाँ पर पाया जाता है, तो उसकी लोकेशन पूछी जाती है। तो लोकेशन आपको ध्यान में रखना है, बंगाल की खाड़ी में। अच्छा, भारत के प्राकृतिक भूगोल को हमने 5 भागों में बांटा था। पहला उत्तर भारत के पर्वत, दूसरा उत्तर भारत का विशाल मैदान, तीसरा प्रायद्वीपीय पठार, चौथा था प्रायद्वीपीय तटीय मैदान, और पांचवा थे द्वीप। तो जब हम द्वीप पढ़ेंगे तो उस समय भारत के सभी द्वीपों की बात करेंगे, चाहे वो नदी द्वीप हो, चाहे वो महासागरीय द्वीप हो, चाहे सागरीय द्वीप हो, कैसे भी हो, उन सभी द्वीपों की बात करेंगे जो इम्पोर्टेंट है, जो न्यूज में रहते हैं। ठीक है, जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जाएंगे। तो सुंदरवन डेल्टा में यहाँ पर हुगली के किनारे एक शहर है जिसको बोलते हैं कोलकाता। तो कोलकाता, हल्दिया और हावड़ा जैसे शहर कौन सी नदी के किनारे अवस्थित है? हुगली नदी के किनारे। तो कोलकाता को पूर्व का लंदन भी कहा जाता है। अब कोलकाता के आप बिल्डिंग ही देखेंगे, कोलकाता की आप संरचना देखेंगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि आप लंदन में आ गए, क्योंकि लंदन में जैसी बिल्डिंग है वहाँ पर वैसी बिल्डिंग है यहाँ पर अंग्रेजों ने कोलकाता में बनाई थी। तो इसीलिए कोलकाता को पूर्व का लंदन कहा जाता है। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। पूर्व का लंदन किसको कहा जाता है? कोलकाता को, क्योंकि लंदन जैसी बिल्डिंगें यहाँ पर, सड़कों की संरचना वैसी ही यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो सुंदरवन डेल्टा के बारे में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, और ये सारी चीज़ें एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अब हम बात कर लेते हैं कि राड का मैदान, कि राड का मैदान क्या है। राड का जो मैदान है ये गंगा नदी के दक्षिण में और वितरिका हुगली नदी के पश्चिम में निचले गंगा मैदान का हिस्सा है। जैसे आप इसकी लोकेशन देखेंगे तो निचले गंगा मैदान यहाँ पर है, ये वाला है निचला गंगा मैदान। इसमें भी जो गंगा नदी है वो बांग्लादेश में चली जाती है, और जो हुगली नदी है वो पश्चिम बंगाल में प्रवाहित होती है। तो हुगली नदी के पश्चिम में यहाँ पर, और गंगा नदी के दक्षिण में, तो ये वाला जो हिस्सा है जो हमने ब्लैक किया है पूरा, तो ये है राड का मैदान। तो राड के मैदान की अगर लोकेशन पूछ ले आपसे, अवस्थिति पूछ ले कि राड का मैदान निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है, तो एक राज्य अगर पूछा जाए तो आपको टिक करना है पश्चिम बंगाल, क्योंकि इसका ज़्यादातर विस्तार पश्चिम बंगाल में है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पश्चिम बंगाल में ही है, इसका थोड़ा बड़ा भाग जो है वो झारखंड के कुछ जिलों में भी फैला हुआ है। तो राड का मैदान पश्चिम बंगाल और झारखंड के कुछ जिलों में विस्तृत है। निम्न उर्वरता का मैदान है ये।
इसकी उर्वरता यहाँ पर कम पाई जाती है। सवाई और सलाई नामक घास यहाँ पर पाई जाती है, तो ये ध्यान रखना है। सवाई और सलाई नामक घास कौन से मैदान में पाई जाती है? तो राढ़ के मैदान में पाई जाती है। ठीक है, तो राढ़ के मैदान में इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो देखिए, गंगा का मैदान हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है, ऊपरी गंगा का मैदान पढ़ लिया है, मध्य गंगा का मैदान पढ़ लिया है, निचले गंगा का मैदान पढ़ लिया है। इनके जो डिवीजन है वो सारे हमने समझ लिए हैं। ठीक है, इनको जो उप विभाजन है वो भी हमने यहाँ पर समझ लिया है। ऊपरी गंगा के मैदान को 3 भागों में बांटा गया था, वो तीनों भाग हमने समझ लिए। मध्य गंगा के मैदान को भी 3 उपभागों में विभाजित किया गया था, वो भी हमने समझ लिए। निचले गंगा के मैदान को भी 2 उपभागों में विभाजित किया गया था, तो वो भी हमने समझ लिया है। तो इस प्रकार से गंगा का जो मैदान होता है वो हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है।